बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। और आज हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में हमें सबसे पहले गद्यांश पढ़ना होता है, फिर उसके आंसर्स देने होते हैं। हमारा गद्यांश है कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव व्यस्तता जीवन बिताता है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य जो होता है वो फलप्रद नहीं होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कि समय की दुहाई दे, ऑप्शन बी है समय की कीमत समझे, ऑप्शन सी है समय को बर्बाद कर दे, ऑप्शन डी है कि समय के अनुसार काम ना करे। हमारा ये गद्यांश भी कह रहा है कि विद्यार्थी को कभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब वो कम समय की क्या समझे, कीमत समझे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार काम ना करना, ये तो गलत है। समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसने ना लगा दिया तो गलत हो जाएगा। समय की दुहाई देना, ये सारे निगेटिव में है। तो सबसे अच्छा यही है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की जो कीमत है वो समझनी चाहिए, क्योंकि अगर समय निकल गया फिर काम करने का कोई हमारे पास जो है वो सही टाइम नहीं होता। अगर समय ही निकल जाएगा तो आप कैसे काम कर पाओगे। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए समय की जो कीमत है उसको समझना आवश्यक है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत को जान लिया वह सफलता को अवश्य ही यानी जरूर ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, यानी कि दुनिया में जो व्यक्ति हैं जो सफल हो रहे हैं उनकी सफलता का क्या रहस्य है। ऑप्शन ए है समय का दुरुपयोग करें, ऑप्शन बी है समय को बर्बाद कर दे, ऑप्शन सी है समय का सदुपयोग करे, ऑप्शन डी है कि सही समय पर क्या करता रहे, आराम करता रहे। तो ये तो सब निगेटिव में जा रहे हैं ना। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों के सफलता का रहस्य यही है कि भाई लोग इसीलिए सफल हो रहे हैं कि वे समय का क्या करें, सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग कर रहे हैं। व्याख्या भी है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सही समय का सही सदुपयोग किया है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने वही काम किया है जो उन्हें करना चाहिए। जैसे कि आपके विद्यार्थी जीवन में अभी आपका एक ही काम है, वो है पढ़ाई करना, तो उसको अच्छे से पढ़िए और जॉब लीजिए। ये है समय का सदुपयोग। अभी अगर आपने ये नहीं किया तो एक उम्र के बाद आपको पढ़ाई जो है उससे आपका नाता हट जाएगा। यानी कि हर उम्र में थोड़ी ना पढ़ाई सही रहती है। अपनी हर एक चीज़ की हर एक उम्र होती है। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, अगर ये समय निकल गया फिर ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं। ऑप्शन ए है अपनी अकर्मण्यता व आलस, ऑप्शन बी है अपना निठल्लापन, ऑप्शन सी है अपनी कमियां और ऑप्शन डी है अपना बातूनीपन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी आक्रमण्यता और आलस। कुछ लोग होता है वो सब कहते हैं कि अब तो हमारे पास समय ही नहीं है, हम ये काम करना चाहते हैं पर समय ही नहीं है, यानी कि अपना आलस और आक्रमण्यता छुपाते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, अभी आपका सीटेट के एग्जाम में टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, पर आप क्या कहते हैं, अरे अब दिन ही कितने बचे हैं, अब हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। या फिर कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ लेंगे, यानी कि अपना आलस और आक्रमण्यता छुपाते हैं समय की कमी के बहाने से। ठीक है। व्याख्या भी है कि उपयुक्त दिए गए गद्यांश के अनुसार कुछ लोग समय की कमी के बहाने अपनी अकर्मण्यता और आलस को छिपाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर क्या करते हैं, समय की दुहाई देते हैं, यानी कि वे अपनी अकर्मण्यता और आलस को भी समय की कमी के बहाने छिपा लेते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। वो अपना आलस जो होता है पूरे दिन पड़े पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है कि अब हम पढ़ाई करें। नेक्स्ट है कि कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है,
यानी कि वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। जरूर ऑप्शन ए है समय ना आने पर, ऑप्शन बी है समय कम होने पर, ऑप्शन सी है समय बीत जाने पर, ऑप्शन डी है समय अधिक होने पर। तो हमारे गद्यांश में कहा भी गया था कि हमारे पास कार्य जो है वो तब हमारे पास फलप्रद नहीं होता जब समय एक बार बीत जाता है, यानी समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं रहता। व्याख्या भी है कि समय बीत जाने पर कार्य जो है वो फलप्रद नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी सफलता प्राप्त करे इसके लिए वो करे क्या। ऑप्शन ए है कि समय सारणी का पालन करे, ऑप्शन बी है समय का दुरुपयोग करे, दुरुपयोग तो कभी नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। थर्ड है कि आक्रमण्यता का पालन करे और फोर्थ है कि दृढ़ता का पालन करे। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समय सारणी का पालन। विद्यार्थी को सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब वो समय सारणी का पालन करे, यानी अपने समय के अनुसार वो वर्क करे। व्याख्या भी है कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने समय सारणी का पालन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसे अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से क्या करना चाहिए, पूरी दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आक्रमण्यता शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है। ऑप्शन ए है आक्रमण्य प्लस ता, ऑप्शन बी है आ प्लस क्रमण्यता, ऑप्शन सी है अक प्लस क्रमण्यता और ऑप्शन डी है आकर्म प्लस अण्यता। तो बताइए कि आक्रमण्यता में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। मूल शब्द वे होते हैं जो हमारे ये शब्द होता है उसके होते हैं, और जो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें लगा है आ प्लस क्रमण्यता, ठीक है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ प्लस क्रमण्यता, ठीक है। व्याख्या भी है कि आक्रमण्यता शब्द में मूल शब्द जो है वो क्रमण्यता है और उपसर्ग जो है वो आ है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग बे शब्द के अंश होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके नया अर्थ बताते हैं और उसके अर्थ में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होने पर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का क्या कराते हैं, बोध हमें कराते हैं। जैसे कि उप प्लस हार बराबर उपहार, सम प्लस हार बराबर संघार, ये जो बिंदी है ये माका देती है तो सम प्लस हार बराबर संघार, प्रति प्लस हार बराबर प्रतिहार। तो इसमें जो उप है, जो सम है, जो प्रति है ये उपसर्ग है कि स्टार्टिंग में लगा है, ठीक है। हार जो है ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय लास्ट पे लगता है तो उप प्लस हार बराबर उपहार, सम प्लस हार बराबर संघार, प्रति प्लस हार बराबर प्रतिहार। नेक्स्ट है कि सदुपयोग का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है सद प्लस उपयोग, ऑप्शन बी है सदु प्लस उपयोग, ऑप्शन सी है सत प्लस उपयोग, ऑप्शन डी है सदा प्लस उपयोग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत प्लस उपयोग बराबर सदुपयोग। और यहाँ पे व्यंजन संधि है, ये भी याद रखना, ठीक है। व्याख्या कह रही है कि सदुपयोग का सही संधि विच्छेद सत प्लस उपयोग होगा, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि है। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि हम कहते हैं। जैसे कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चट तक चट तब का मोल किसी दूसरे अथवा चौथे वर्ण से होता है और उसके बाद किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा, टा को डा और पा को बा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये होता है। जैसे कि जगत प्लस आनंद जगदानंद, दिक प्लस ब्रह्म बराबर दिग्भ्रम, सत्य प्लस वाणी बराबर सदवाणी, ठीक है। ये व्यंजन संधि है। जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, दिक प्लस ब्रह्म बराबर दिग्भ्रम, सत्य प्लस वाणी बराबर सदवाणी। नेक्स्ट है कि दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अटल, ऑप्शन बी है स्थायित्व, ऑप्शन सी है अड़िग, ऑप्शन डी है अस्थिरता। तो बताइए इसमें से कौन सा दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी मतलब होता है जो एक जैसा अर्थ देते हैं, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। तो बताइए दृढ़ता का मतलब कौन सा नहीं है। तो दृढ़ता मतलब जैसा एक जगह पे टिका रहना, यानी कि अटल होता है जिसको टाला ना जा सके, अड़िग भी होता है, अस्थिरता भी होता है। स्थिरता, स्थिरता मतलब स्थिर ना स्थिर, स्थायित्व। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखो इसमें अटल भी है, अड़िग भी है और स्थायित्व भी है। अस्थिरता नहीं होगा, स्थिरता होगा लेकिन अस्थिरता नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं होता है।
व्याख्या भी है कि दृढ़ता का समानार्थी शब्द अस्थिरता नहीं है, जबकि अटल है, स्थायित्व है, अड़िग है, स्थिरता है, मजबूती है, ये सब दृढ़ता के समानार्थी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है कि सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है प्रकृति, ऑप्शन डी प्रकृति। तो इसमें प्रकृति का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रकृति को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। प्रकृति हमारा इस तरह से होता है। और हमारे कौन से आंसर में दिया गया है जरा बताइए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही शब्द प्रकृति है, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति हमारा बिल्कुल सही शब्द है, ऑप्शन बी। व्याख्या है कि दिए गए विकल्प में जो प्रकृति है वो सही शब्द होगा। नेक्स्ट है हमें इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पद्यांश है कि ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह जाल, मेरे पथ के पतझारों में ही नव नूतन मधुमाश पला, मैं हूँ आबाद अभिराम अथक, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला, दोनों ही ओर निमंत्रण है इस पार मुझे उस पार मुझे, रंगीन वजह सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा पद्यांश है, तो इसको हमने पढ़ा है। तो इसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके आधार पर कि राही नाविक से क्या आग्रह करता है। जो राही होता है, पथिक होता है, वो नाविक से क्या आग्रह करता है, यानी क्या कहना चाहता है। ऑप्शन ए है कि लहरों से बचाने के लिए ले चलें, ऑप्शन सी है बेबस सा मन मारकर चलने दे, ऑप्शन सी है मझधार में ले जाकर पतवार थमा दे, ऑप्शन डी है मन का राजा बना रहने दे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मझधार में ले जाकर पतवार थमा दे, ठीक है। राही नाविक से आग्रह करता है कि मुझे मझधार में ले जाकर पतवार को क्या कर दे, थमा दे। व्याख्या भी है कि राही नाविक से मझधार में ले जाकर पतवार थमा देने के लिए आग्रह करता है। यथा ले जा नाविक मझधार मुझे, दे दे अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह कर प्यार मुझे, ठीक है। ये हमारा थी गद्यांश था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हार हार मुझे के का आसे है, यानी कि मुझे रंगीन विजय से लगती है संघर्षों में हर हार। तो इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कि कवि को लड़ने में सजा आता है, ऑप्शन बी है कि हर विजय को रंगहीन मानता है, ऑप्शन बी है बेहार से घबरा जाता है, और ऑप्शन डी है कि बेहार से घबराता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की बेहार से घबराता नहीं है। रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का मतलब है कि बेहार से घबराता नहीं है। व्याख्या भी है कि दिए गए पद्यांश के अनुसार रंगीन वजह सी लगती है संघर्षों में हर हार मुझे का मतलब है कि बिहार से घबराते नहीं है। नेक्स्ट है कि विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है क्योंकि वह सदैव हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहता है, कभी हार नहीं मानता। सेकेंड है उसे बंधन स्वीकार्य है। ऑप्शन सी है उसे लहरों के टकराने पर क्रोध आता है, और ऑप्शन डी है वह मनमानी करना चाहता है। तो बताइए विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह सदैव हमेशा संघर्ष के लिए रहता है, तैयार और हार नहीं मानता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सभी हमेशा क्या रहता है, संघर्ष के लिए तैयार रहता है और कभी भी हार नहीं मानता है। नेक्स्ट है कि सागर का पर्यायवाची है। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो एक जैसे यानी कि समान अर्थ देते हैं। ऑप्शन ए है मधुमाश, ऑप्शन बी है पतवार, ऑप्शन सी है विप्लव, ऑप्शन डी है पारावार। तो सागर का पर्यायवाची क्या होता है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारावार। सागर का पर्यायवाची जो है वो पारावार है। ठीक है, सागर मतलब पारावार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि सागर का पर्यायवाची पारावार है। सागर के कई पर्यायवाची होते हैं जैसे कि पयोधि, उदधि, नदीश, नदीश मतलब नदियों का, ईश मतलब नदियों का स्वामी, उदधि, पयोधि,
पधि मतलब होता है धारण करने वाला, जलद यानी जल को धारण करने वाला, बारी यानी कि बारी मतलब जल, जल को धारण करने वाला, नीर, निधि, अर्णव, जलधाम, अवधि इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। सागर का पर्यायवाची होता है पारावार, पयोधि, उदधि, नदीश, जलधि, वारिधि, नीर, निधि, अर्णव, जलधाम और अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतवार किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है तलवार को, ऑप्शन बी है जिसमें नाव चलाई जाती हो, ऑप्शन सी है लाठी को, और ऑप्शन डी जो पत्ते से बना हो। तो बताइए इसमें से किसे कहते हैं पतवार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिससे नाव को चलाया जाता है, यानी जिससे नाव चलाई जाती है उसे हम पतवार कहते हैं। पतवार मतलब जिससे नाव को चलाते हैं। व्याख्या भी है कि जिससे नाव चलाई जाती है उसे हम पतवार कहते हैं, तथा पतवार को डाड अथवा करुबार भी कहा जाता है। जिससे हम नाव चलाते हैं उसे पतवार कहते हैं और पतवार को ही डाड और कारोबार कहते हैं। नेक्स्ट है कि अविराम का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द जो होते हैं, विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, यानी कि जो उल्टे अर्थ देते हैं उसे हम विलोम कहते हैं। अविराम मतलब होता है लगातार चलते रहना, अविराम मतलब लगातार चलते रहना, तो इसका उल्टा क्या होगा। ऑप्शन ए है लगातार, ऑप्शन बी है विराम, ऑप्शन सी है अविरत, ऑप्शन डी है अनवरत। तो विराम का अविराम होगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विराम का विलोम अविराम, अविराम का विलोम विराम। विराम मतलब होता है रुक जाना और अविराम मतलब लगातार चलते रहना। ठीक है, अगर समानार्थी पूछा होता तो होता हमारा ऑप्शन ए सही, लेकिन विलोम पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विराम का उल्टा अविराम होगा और अविराम का उल्टा विराम। व्याख्या भी है कि अविराम का विलोम जो है वो विराम होगा, तथा लगातार, अविरत और अनवरत ये सब अविराम के समानार्थी शब्द होंगे। लगातार, अविरत और अनवरत समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले। नेक्स्ट है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, यानी हम पढ़ते हैं तो उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो उसमें से एक कौन सा है। ऑप्शन ए है कि प्रभाव के साथ पढ़ें, ऑप्शन बी है कि ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ें, ऑप्शन सी है कि पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालें, और ऑप्शन डी है कि पठन के समय विराम चिन्हों और स्तर शैली का प्रयोग करें। तो बताइए पठन के कई सारे उद्देश्य होते हैं, इसमें से कौन सा एक है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होता है कि जो पाठ्य सामग्री होती है उसमें से हम क्या निकालें, अर्थ को निकालें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक होता है कि पाठ्य सामग्री के में से अर्थ को निकालना। पठन का अर्थ होता है कि लिखी गई सामग्री। व्याख्या है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक होती है कि पाठ्य सामग्री में से अर्थ को निकालना। पठन का अर्थ होता है कि लिखी गई सामग्री को पढ़ते हुए उसके अर्थ को क्या करें, हम ग्रहण करें। इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, उसमें से होता है अर्थ निकालना, और अर्थ निकालने का मतलब होता है कि कोई लिखी गई सामग्री है उसको जब हम पढ़ें तो उसमें से अर्थ को हम ग्रहण कर लें कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती है। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली यानी कि नाम चौमुस्की के द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण ऐसी क्या। ऑप्शन ए है कि सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों के द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। सेकंड है कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। थर्ड है कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। और फोर्थ है कि सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना जाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चौमुस्की के द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब होता है कि सभी प्राकृतिक जो भाषाएं होती हैं उनके लिए जो बुनियादी व्याकरण सिद्धांत होता है उनका समूह है। ठीक है, व्याख्या भी है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नोम चॉम्स्की ने दी है और सार्वभौमिक व्याकरण सभी प्राकृतिक जो भाषाएं होती है उनके लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह होता है। सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत का प्रस्ताव होता है कि यदि मनुष्य को सामान्य परिस्थितियों में लाया जाता है तो वह हमेशा कुछ गुणों के साथ भाषा विकसित करेंगे। नेक्स्ट है
कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। यानी कि जो लैंग्वेज का टीचर होता है उसको प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर जो पोस्टर वगैरह होते हैं, चित्र वगैरह होते हैं और अन्य तरह की जो सामग्री होती है पढ़ने की उसका प्रदर्शन करने के लिए किस ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी पहुंच ही ना सकें। सेकंड है कि सुविधाजनक ऊंचाई पर रखें जहां विद्यार्थी छू सके और पढ़ भी सके। ये तो बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है। थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड है कि कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगा दें। और फोर्थ है कि पुस्तकालय में लगा दें जहाँ शिक्षार्थी जाएं और सामग्री को खोजें। तो ये सब तो नहीं होंगे। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर जो पोस्टर हैं, चित्र हैं और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियां हैं उनका प्रदर्शन उस सुविधाजनक ऊंचाई पर करना चाहिए जहां शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें छू भी सकें और उसे पढ़ भी सकें। ठीक है, हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की जो पठन सामग्री है उसका प्रदर्शन बच्चों की सुविधाजनक ऊंचाई पर करना चाहिए जिसे शिक्षार्थी छू सकें और पढ़ सकें। प्रिंट संबद्ध परिवेश अधिगम में सहायक सामग्री की तरह होता है और भाषाई कक्षा को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। प्रिंट या फिर चित्र देखकर बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ भी सकते हैं। अगर जो ऐसे होंगे चित्र, प्रिंट वगैरह बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है और उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो अच्छे से उन्हें चीज़ों को समझ पाते हैं। तो भी हमारे क्लासरूम में ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बुनियादी साक्षरता और गणित यानी कि FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कि पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा हम लागू कर दें। सेकंड है कि नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित करें और आकलन को बाल मित्रवत बनाएं। थर्ड है कि उन भाषाओं का प्रयोग करें जिनमें शिक्षार्थी परिचित हैं। और फोर्थ है कि निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम हम कर दें। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनियादी साक्षरता और गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए उन भाषाओं का प्रयोग करें जिनसे शिक्षार्थी परिचित हों। हमें ऐसी भाषा नहीं स्टार्ट करनी चाहिए जिसे बच्चे जानते ही ना हो। अगर आप सब कुछ अंग्रेजी में ही रखेंगे और बच्चों को समझ ही ना आएगी तो क्या फ़ायदा है इसका। तो हम उन भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिसे विद्यार्थी जानते हो, यानी कि बच्चे जिससे परिचित हों। व्याख्या भी है कि बुनियादी साक्षरता और गणित FLN मिशन जो होता है वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए ज़रूरी होता है उन भाषाओं को परिचित कराना जिससे बच्चा होता है परिचित, उनका प्रयोग करना। बुनियादी साक्षरता और गणित मिशन एक राष्ट्रीय पहल होती है। FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम होता है जिससे बच्चे थर्ड तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गीतिका बिहार में रहती है, यानी कि जो गीतिका है वो कहाँ रहती है, बिहार में। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई है और अपनी कक्षा में पढ़ने लगी है। वह मैथिली भाषा बोलती है। आप ऑप्शन ये है कि उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो कक्षा में आए हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। यानी हम क्या कहेंगे कि मतलब एक जो गीतकार लड़की है वो कहाँ से आई है, बिहार में रहती है और वो अपने पिता के साथ आई है दिल्ली में और कक्षा में पढ़ने लगी है। तो वो और वह मैथिली भाषा बोलती है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये करेंगे कि बाकी सहपाठियों के साथ उन्हें घुला मिला देंगे और कहेंगे कि जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। ठीक है, घुल मिलकर आप वो वर्क करो जो अभी तक क्लासरूम में हुए हैं। सेकंड है कि आप उनसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वे नई भाषा में नई स्थिति में आसानी से सहज महसूस कर सकें। थर्ड है कि आप उसे विद्यालय के माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी को सीख ले। और फोर्थ है कि आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि वह हिंदी को सीखनी है। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन
बी, अगर गीतिका बिहार में रहती है और अपने पिता के साथ दिल्ली आई है और अपनी कक्षा में पढ़ने लगी है और मैथिली भाषा बोलती है, तो आप उसे अनौपचारिक रूप से बातचीत कर सकती हैं, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकार कर सकती हैं, जिससे कि वे अपनी स्थिति में कैसी होने लगे, सहज महसूस होने लगे। ठीक है, सबसे अच्छा है। व्याख्या भी है कि गीतिका बिहार में रहती है और अपने पिता के साथ दिल्ली आई है और अपनी क्लासरूम में पढ़ रही है, मैथिली भाषा बोलती है, और तो एक टीचर होने के नाते आप उसकी अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकार करेंगे, जिससे वो अपनी कक्षा में बेझिझक होकर सबसे अच्छे से बात कर सके और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन ए है चित्रकारी, ऑप्शन बी है कार्यपत्रक वर्कशीट, ऑप्शन सी है कक्षा में हुई चर्चा और ऑप्शन डी है फोटोग्राफ। तो इसमें से हम क्या पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में हुई चर्चा। इसको हम पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं, जबकि चित्रकारी है, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट है, फोटोग्राफ है, इन सबको रख सकते हैं। हमसे नहीं पूछा था और वो भी पोर्टफोलियो को, वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी, इसको नहीं रख सकते हैं। व्याख्या है कि निम्नलिखित में से क्लासरूम में हुई जो चर्चा है उसको हम पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। पोर्टफोलियो से विद्यालय की मूलभूत जानकारियों के अंतर्गत कई सारे बिंदुओं को समाहित करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी का नाम क्या है, उसका कक्षा और वर्ग क्या है, पाठशाला का नाम क्या है, उसकी जन्म तिथि, दाखिला खारिज, जाति आधार कार्ड, समग्र आईडी और फोटोग्राफ। ठीक है, इसको हम कक्षा में हुई चर्चा में रख नहीं सकते हैं। बाकी हम कक्षा में विद्यार्थी का नाम रख सकते हैं, कक्षा और वर्ग रख सकते हैं, पाठशाला का नाम रख सकते हैं, जन्म तिथि, दाखिला खारिज, जाति आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी और फोटोग्राफ वगैरह भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक अच्छे डेस में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद, ऑप्शन बी है प्रारूप, ऑप्शन सी है पैराफ्रेज, ऑप्शन डी है संपादन। तो एक अच्छे डेस में जितने भी वाक्य होते हैं वो मुख्य विचार बिंदु जो उसकी थीम होती है उसको उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद। एक अच्छे अनुच्छेद में जितने भी वाक्य हैं, मुख्य विचार बिंदु हैं, वो थीम को उभारने में मिलकर कार्य को करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कि पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। ऑप्शन ए है विस्तृत पठन, ऑप्शन बी है सौस्वर पठन, ऑप्शन सी है गहन पठन, ऑप्शन डी है निर्देशित पठन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन पठन। पठन का जो गहन पठन होता है ये पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। तो पंक्ति दर पंक्ति से कौन संकेत देता है? तो वो गहन पठन देता है। व्याख्या भी है कि पठन का जो गहन पठन तरीका है ये पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। गहन पठन सौस्वर और मौन वाचन कौशल की योग्यता का विकास करता है, जिसके माध्यम से अधिक ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। पठन कौशल मुख्यतः होते हैं चार प्रकार के। एक होता है सौस्वर पठन, दूसरा होता है मौन पठन, तीसरा होता है गहन पठन और चौथा होता है व्यापक पठन। तो आपसे पूछेगा गहन पठन होता क्या है? तो गहन पठन जो होता है वो सौस्वर और मौन वचन कौशल की योग्यता का विकास होता है, जिसके माध्यम से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। यह मुख्यतः चार प्रकार का होता है, जिसे हम सौस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन और व्यापक पठन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में मुद्रित श्रमबद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने और खिलौने हैं, ऑप्शन बी है कक्षा में पठन कोना, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, और फोर्थ है कि कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य को रखा जा सके। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को हम कक्षा में प्रदर्शित बच्चों के कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित कर सकते हैं? तो क्लासरूम में बच्चों के जो वर्क होता है उसको प्रदर्शित करती है, चार्ट वगैरह, पोस्टर होते हैं और कविताएं वगैरह होती हैं, इन सबसे जिसे बच्चे ज़्यादा एक्टिव होकर लर्न कर सकें। व्याख्या भी है कि कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश से कक्षा में प्रदर्शित जो बच्चों के कार्य होते हैं, चार्ट होते हैं, पोस्टर होते हैं, कविताएं होती हैं,
आदि रूप से वर्णित किया जा सकता है। कक्षा में प्रिंट समग्र वातावरण से आशय होता है कि कक्षा में पढ़ाई जा रही जो विषय वस्तु होता है उसके अनुरूप जो लिखित सामग्री होती है उसको प्रदर्शित करना, क्योंकि पढ़ाई जा रही चीज़ों को जब चित्रों या फिर लिखित सामग्री के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम जो होती है, जो लर्निंग होती है वो प्रभावी रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए है कि व्याकरण नियम सीखने में मदद करते हैं, सेकेंड है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करते हैं, थर्ड है कि पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करते हैं और फोर्थ है कि कविता और कल्पनापरक कहानियाँ लिखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करते हैं। भाषा अधिगम में संदर्भ जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को कोई भी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। ठीक है, व्याख्या भी है कि भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में हेल्प करता है। भाषा अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या नियमों से क्या करते हैं, विद्यालय या नियमों से सीखते हैं। तो भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है जिससे बच्चे कहाँ सीखते हैं, औपचारिक रूप से विद्यालय या नियमों को सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा के बुनियादी वर्ष जो होते हैं उसमें पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्यों? यानी कि बच्चों के जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उसमें पढ़ाई का माध्यम होना चाहिए उसकी मातृभाषा। तो आखिरकार क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन ए है क्योंकि ये दूसरे विषयों को समझने में हेल्प करती है, सेकेंड है कि ये अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझना आसान कर देती है क्योंकि सभी अध्यापक कैसे होते हैं, बहुभाषी, थर्ड है कि विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और फोर्थ है कि इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में हमें हेल्प मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही जितनी भी भाषा हैं उसकी निपुणता प्राप्त करने में भी मदद की जा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दूसरे विषयों को समझने में हेल्प करती है। भाषा के जो बुनियादी वर्ष होते हैं उसमें हमारी पढ़ाई का माध्यम बच्चों के लिए मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि ये दूसरे विषयों को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा पद है जो हमारे वाइगोत्स्की जी थे इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से नहीं संबंधित है। ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है मदद सहारा देना, ऑप्शन सी है निकृष्ट विकास का क्षेत्र और ऑप्शन डी है भाषा अर्जन उपकरण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा अर्जन उपकरण। ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया है, जो सामाजिक अंतःक्रिया है ये भी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से संबंधित है। मदद सहारा देना प्राण या ढांचा ये भी है। निकृष्ट विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये भी है, लेकिन ये नहीं है और हमसे नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि निम्नलिखित में से भाषा अर्जन उपकरण ये पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि सामाजिक अंतःक्रिया, मदद या फिर सहारा देना, निकृष्ट विकास का क्षेत्र ये सारे के सारे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित होते हैं। वाइगोत्स्की है ये बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसको स्थान देता है सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति, इन सबको। सामाजिक अंतःक्रिया अच्छा ये होती क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया होता है कि ये बात परिभाषा करते हुए वाइगोत्स्की ने कही है कि हमारे जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, उससे जो दिशा निर्देश होते हैं वो प्राप्त कर कर अपना संज्ञानात्मक विकास करना। वहीं भाषा यानी लैंग्वेज क्या होती है? वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी कि टूल है वो मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज में और संस्कृति के साथ रहकर भी क्या कर सकता है? अंतःक्रिया करता है।
अच्छा, ये सब में संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति का अपना अहम योगदान है और संस्कृति बालक में जो नैतिक मूल्य हैं इनका भी क्या करती है? विकास। तो संभावित या निकट विकास का क्षेत्र जड़ पीढ़ी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो ये व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनिग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की उनकी योग्यता से। ऑप्शन बी है कि बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता से। ऑप्शन सी है सटीकता और प्रभाव के साथ शब्दों को पढ़ना और ऑप्शन डी है सही वर्तनी के साथ लिखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्वनिग्राम में स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? तो वे ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंधित स्थापित करने की योग्यता से होती है। किससे होती है? ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य जो संबंध होते हैं उनको स्थापित करने की योग्यता से होते हैं। नेक्स्ट हमारी व्याख्या भी है कि ध्वनिग्रामित स्वनिम जागरूकता ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य स्थापित करने की उनकी योग्यता से संबंधित है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। किसी भाषा या बोली में क्या होता है? स्वनिम जो होता है उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब। ऑप्शन बी है कि वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं। ऑप्शन बी है कि बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं। थर्ड है कि एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं और फोर्थ है कि व्यस्क की मदद से सौसर पाठन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। बच्चे भाषा की जो बारीकियां हैं उनके पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब भी एकीकृत तरीके से भाषा कौशलों में हो जाते हैं संलग्न। व्याख्या भी है कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ होता है कि जो भाषा के संबंधित हैं, जैसे कि शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के जो नियम होते हैं उन पर कार्य करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है उसके साथ संलग्नता का अर्थ है कि शिक्षार्थी उद्देश्य के लिए क्या करे? भाषा में कार्य करते हैं। किसके लिए? उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा अधिगम के बारे में सही है, या इसमें से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में अच्छा है? ऑप्शन ए है कि एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को क्या करता है? बाधित करता है। सेकेंड है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता से होता है। थर्ड है कि जो मातृभाषा होती है उसमें निपुणता जो होती है वो दूसरी भाषा को सीखने में जो है कठिनाई को उत्पन्न करती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फोर्थ है कि लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने में दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए हमें समय नहीं मिलता, ये भी नहीं है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भाषा अधिगम के बारे में बिल्कुल ये बात सही है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास कैसे होता है? अंतर संबंधित होता है। हमारी व्याख्या भी है कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधित होता है। भाषा के अधिगम के बारे में ये बिल्कुल सही है, भाषा को सीखना। भाषा अधिगम में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने और समाज और परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है और वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। एक गद्यांश होता है, उसको मैं पढ़कर आंसर देने होते हैं। हमारा गद्यांश है कि बात 20वीं सदी की शुरुआत की है। दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि जो था वो समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया कि अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 आमों को हमने 10 व्यक्तियों में बांटा तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? तब भी प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे भी बोले कि
अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा एक ही होता है। कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय, अगर शून्य आमों की शून्य व्यक्तियों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक को एक आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक को कुछ विचलित से हो गए। वे डांट कर बोले कि शून्य का कोई मान नहीं होता, पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय, शून्य का मान होता है। अगर 2 के दाईं ओर हम एक शून्य रख दें तो 20 हो जाता है। इसी में एक और शून्य बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया। गद्यांश था। इसी के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? ऑप्शन ए है कि जोड़ की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है कि घटा की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कि भाग की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है कि गुणा की प्रक्रिया। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग की प्रक्रिया। हमने गद्यांश पढ़ा था और उसमें कह रहा था कि जो टीचर थे वो स्टूडेंट्स को भाग करने की प्रक्रिया को समझा रहे थे। व्याख्या भी है कि अध्यापक विद्यार्थियों को भाग करने की प्रक्रिया समझा रहे थे। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? यानी कि हमने जो गद्यांश पढ़ा उसमें कौन सा भारत विद्यालय था? उत्तर भारत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत, ऑप्शन डी है पश्चिमी भारत। हमने पूरा गद्यांश अच्छे से देखा था और उसमें दक्षिणी भारत की चर्चा थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसमें दक्षिणी भारत की चर्चा थी। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश में भारत के दक्षिणी भारत क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित की कक्षा का क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा था। थर्ड है कि गद्यांश के आधार पर जो रिक्त स्थान है हमें उसकी पूर्ति करनी है। बाकी हमारा है कि अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में डैश किया जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? ऑप्शन ए है विभाजित, ऑप्शन बी है वर्गीकृत, ऑप्शन सी है विकसित, ऑप्शन डी है वर्णित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभाजित। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति में निम्नलिखित शब्द आएगा। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में हमने विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? एक आम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र का ये प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? छात्र का जो प्रश्न था वो सुना था, तो इसमें अध्यापक की क्या रिस्पॉन्स क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए कि अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, ऑप्शन बी है कि अध्यापक बहुत निराश हुए, ऑप्शन सी है अध्यापक कुछ विचलित से हो गए और ऑप्शन डी है कुछ क्रोधित से हो गए। तो हमने देखा था कि जब छात्र ने प्रश्न पूछा था तो उसको सुनकर अध्यापक कुछ विचलित से हो गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक विचलित हो गए। नेक्स्ट है कि अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया था? ऑप्शन ए है कि शून्य जैसी कोई अवधारणा ही नहीं होती, सेकंड था कि शून्य का कोई मान ही नहीं होता, थर्ड है कि शून्य का शून्य से विभाजन हो सकता है और ऑप्शन डी है कि शून्य को गिनती में नहीं रखा जाता। तो उसने कहा था कि शून्य का कोई भी मान नहीं होता है। ऑप्शन बी कैसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे ही कहा था कि शून्य का कोई मान, उसको सुना था तुरंत कह दिया था कि शून्य का कोई मान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई क्योंकि, यानी कि जो स्टूडेंट्स था उसने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछा? ऑप्शन ए है कि छात्रों को प्रश्न करने की आदत थी इसीलिए, ऑप्शन बी है कि छात्र को अध्यापक की बात ही नहीं समझ में आ रही थी इसीलिए, थर्ड है कि अध्यापक ने छात्र को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया था और ऑप्शन डी है कि जो छात्र था उसको अध्यापक के बनाए सूत्र में गलती नजर आई थी। तो हमने बहुत अच्छे से अगर गद्यांश पढ़ा होगा तो हम तुरंत आंसर दे देंगे। और उसमें दिख भी रहा था कि छात्र जो था, स्टूडेंट था, उसको अध्यापक के बनाए सूत्र में क्या नजर आई थी? गलती नजर आई थी। उसने प्रश्न पूछने की उसे आवश्यकता हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि छात्र को अध्यापक के बनाए सूत्र में क्या नजर आई थी? गलती।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है यानी कि अलग है। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ऑप्शन सी है मेधावी और ऑप्शन डी है असाधारण। जो सर्वश्रेष्ठ होता है यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तम, मेधावी होता है इसमें का मतलब भी सर्वश्रेष्ठ है, और असाधारण मतलब जो साधारण नहीं है। इन तीनों का मतलब एक जैसा ही हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ, मेधावी और असाधारण। लेकिन इससे पूछा है कौन सा भिन्न है, तो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा भिन्न। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्प में से विद्यार्थी भिन्न शब्द है, जबकि मेधावी, असाधारण, सर्वश्रेष्ठ एक जैसे अर्थ देते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है विद्या प्लस आले, ऑप्शन बी है विद्य प्लस आले, ऑप्शन सी है विद्या प्लस अले, ऑप्शन डी है विद्य प्लस अले। संधि विच्छेद पूछा है आपसे विद्यालय का, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय है। ठीक है, यहाँ पे स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय। ऑप्शन ए सही है। और स्वर संधि है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और यहाँ पे स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। व्याख्या है कि विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आले होगा, और इसमें दीर्घ संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो शब्दों के मेल से दौरान पहला शब्द अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या फिर दूर्ध रूप हो, तो उसे द्वितीय स्वर का प्रथम वर्ण उस अमुक स्वर का ही दीर्घ स्वर उच्चारित होता है, वहां पर होती है दीर्घ संधि। जैसे कि धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे फ्यूचर में पूछ सकते हैं, तो याद रखना। धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, स्व प्लस अर्थी बराबर स्वार्थी, और मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार। ये स्वर संधि के उदाहरण है, स्वर संधि में भी दीर्घ संधि के। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए है आत्मा और विश्वास, ऑप्शन बी है आत्मा से विश्वास, ऑप्शन सी है आत्मा का विश्वास, और ऑप्शन डी है आत्मा पर विश्वास। तो बताइए आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मा पर विश्वास। आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्मा पर विश्वास होगा। व्याख्या भी है कि आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्मा पर विश्वास होगा। आत्मविश्वास अर्थात आत्मा पर विश्वास, इस शब्द में पर विभक्ति का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आत्मविश्वास यानी कि आत्मा पर विश्वास होता है, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जिसमें पूर्व पद होता है गौड़, उत्तर पद होता है प्रधान, वहां पे होता है तद्धिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। नेक्स्ट हमारा काव्यांश दिया होगा, उसको पढ़कर हमें आंसर देने होते हैं। काव्यांश है कि यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं, परिणत प्रज्ञा का अपना फल ये कैसे होगा, ये क्या कर होगा, सलील को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुदित करे नियंत्रित नदियां, तो फिर मैं ही रहूं निर्वेद, मैं ही रहूं अनियंत्रित। तो ये हमारा था बहुत प्यारा सा काव्यांश था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है, यानी कि हमारे इस काव्यांश में वो कौन से फल थे जो पुष्पित हो रहे थे। ऑप्शन ए है आम, लीची, पपीता, ऑप्शन बी है आम, सहतूत, कटहल, ऑप्शन सी है आम, जामुन, लीची, ऑप्शन डी है आम, कटहल, सेब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि हमने अपने पूरे काव्यांश में देखा भी था कि आम था, जामुन था और लीची ये पुष्पित हो रहे थे। पुष्पित होने की बात कही गई थी आम, जामुन और लीची के। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश के में आम, जामुन, लीची तथा कटहल के पुष्पित होने की बात की गई थी। जामुन, लीची, कटहल और इन सब के। ठीक है, आम, जामुन, लीची, आम, जामुन, लीची, आम, जामुन, लीची और कटहल भी था, सेब नहीं था, सहतूत भी नहीं था,
और पपीता भी नहीं था, इसलिए सारे कट जाएंगे। नेक्स्ट है कि कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है, यानी कि कवि ने स्वयं को कौन सा फल देने कहा है। ऑप्शन ए है योम क्षेम का फल, ऑप्शन बी है भावनाओं का फल, ऑप्शन सी है आशाओं का फल, ऑप्शन डी है बुद्धि और प्रतिभा का फल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि और प्रतिभा का फल। कवि के द्वारा स्वयं को बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात की गई है। व्याख्या भी है कि कवि द्वारा स्वयं बुद्धि और प्रतिभा का फल देने की बात की गई है। नेक्स्ट है कि किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। ऑप्शन ए ये क्यों कर होगा, ऑप्शन सी है यथा समय पुष्पित हो, थर्ड है मैं ही ना दे पाऊं, और फोर्थ है तो फिर मैं ही बाज रहूं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन पंक्तियों में क्या था, आश्चर्य भाव का पता चलता है कि तो फिर मैं ही बाज रहूं, इसमें आश्चर्य होता है। व्याख्या भी है कि तो फिर मैं ही बाज रहूं, मैं ही रहूं अनियंत्रित, इसमें कवि के आश्चर्य भाव का पता चलता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है। पृथ्वी आनंदित होती है तो किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है जो नदियां होती है, रिवर्स होती है, उनके कारण, ऑप्शन बी होती है मिट्टी शॉल वगैरह के कारण, थर्ड होती है बुद्धि के कारण, और फोर्थ होती है मनुष्य ह्यूमन के कारण। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नदियों का। पृथ्वी को आनंदित करने में जो होता है वो किसका योगदान होता है, नदियों का योगदान होता है। नदियों के कारण जो होती है हमारी पृथ्वी कैसी होती है, आनंदित होती है। व्याख्या भी है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है उसको आनंदित करने में नदियों का योगदान है। कहा भी गया था कि सलिल को सुधा बनाए तटबंध, धरा को मुद्रित करे नियंत्रित नदियां। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। ऑप्शन ए है कि आम और जामुन, लीची और कटहल, ऑप्शन बी है तो फिर मैं ही बाज रहूं, थर्ड है कि यथा समय पुष्पित हो, और ऑप्शन डी है यह कैसे होगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथा समय पुष्पित हो। इन पंक्तियों में सृजन का भाव है ये झलकता है। ठीक है, यथा समय पुष्पित हो। व्याख्या भी है कि यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दें, इनमें सृजन का भाव जो है वो झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा समय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समय के अनुसार, ऑप्शन बी है समय के बाद, ऑप्शन सी है अचानक, और ऑप्शन डी है समय से पहले। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय के अनुसार। यथा समय मतलब समय के अनुसार हमारा। व्याख्या भी है कि यथा समय से तात्पर्य है कि समय के अनुसार, तथा इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, और यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है, अव्यय मतलब अविकारी शब्द होता है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी समास क्या होता है, तो अव्यय समास जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मतलब होता है अविकारी। जैसे कि यथा समय हो गया, इसमें समस्त पद है यथा और समय के योग से ये बना है। इसका पूर्व पद जो है वो यथा अव्यय है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार यहाँ पे, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है इसके बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि किसी बोली की कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, ऑप्शन बी है कि बोली और भाषा जो है वो एक ही होती है, थर्ड है कि एक भाषा की कई सारी बोलियां हो सकती हैं, और फोर्थ है कि बोली और भाषा पारस्परिक रूप से कैसी है, बोधगम्य है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में हमसे सही कथन पूछा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक भाषा की, एक लैंग्वेज की कई सारी बोलियां हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। व्याख्या भी है कि एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, ये बात भाषा के बारे में बिल्कुल सही है। एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक भाषा में तो कई सारी बोलियां होती हैं, पर एक बोली में कई सारी भाषाएं नहीं होती हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। अर्थात भाषाओं के विभिन्न बोलियों में बोधगम्यता होती है। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ बोलने वाला ब्रज भाषा का जान लो आसानी से समझ लेगा, लेकिन अंग्रेजी का आई गो है वो नहीं
समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निपुण क्या है। आखिरकार जो हम पढ़ते हैं निपुण, निपुण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कि ये विद्यालयी शिक्षा का एक कार्यक्रम है। सेकंड है कि ये विद्यालय के बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मिलित करने का एक कार्यक्रम है। थर्ड है कि ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और जो गणितीय कौशल है उसको विकसित करने का कार्यक्रम है। और फोर्थ है कि विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में जो देशभक्ति है उसको विकसित करने का है कार्यक्रम। तो बताइए निपुण क्या होता है? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मिलित करने का कार्यक्रम है। तो आपसे पूछे कि निपुण क्या है, तो निपुण जो होता है वो विद्यालय के बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मिलित करने का एक कार्यक्रम होता है। व्याख्या भी है कि निपुण मिशन जो है विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मिलित करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने निपुण भारत कार्यक्रम की स्टार्टिंग की थी। तो आपसे पूछ भी सकता है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक ने। कौन थे? ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। कब की थी? 5 जुलाई 2021 को की थी। ठीक है, किसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद? नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद। निपुण का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना होता है। दो चीजें याद रखना कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी। कब की थी? 5 जुलाई 2021 को की थी। इसकी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है कि निम्नलिखित में से किस ग्राहक कौशल कहेंगे? ऑप्शन ए है कि पठन और श्रवण को, ऑप्शन बी है पठन और वाचन को, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण को, ऑप्शन डी है लेखन और वाचन को। तो बताइए इसमें से हम किसे ग्राहक कौशल कहेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पठन और श्रवण को। जो ग्राहक कौशल है वो हम पठन को कहेंगे और श्रवण को कहेंगे। व्याख्या भी है कि निम्नलिखित में से पठन और जो श्रवण है उसको ग्राहक कौशल कहेंगे। पठन कौशल क्या होता है कि जो लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़ते समय उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल होता है। कोई भी लिखी हुई सामग्री है उसको जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते समय हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो कहलाता है पठन कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है? किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ और भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। यानी कि कोई हम वाचन सुनते हैं और सुनकर उसके अर्थ और भाव को समझते हैं तो वो क्रिया कहलाएगी श्रवण कौशल। वाचन तथा लेखन अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। वाचन और लेखन किस में आते हैं? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन ए है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ऑप्शन बी है कार्यालयीय भाषा, सहकार्यालयीय भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन, ऑप्शन सी है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, और ऑप्शन डी है कि विद्यालयों के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बताइए बहुभाषावाद क्या है? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। बहुभाषावाद क्या है? तो विद्यालय में जो शिक्षार्थी हैं उनकी भाषाओं का शिक्षण अधिगम ही बहुभाषावाद है। व्याख्या भी कह रही है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या फिर बहुभाषिता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से होता है, यानी कि एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से होता है बहुभाषावाद या बहुभाषिता। किसी बच्चे के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ही बहुभाषावाद कहलाता है। जब बच्चा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो वो कहलाता है बहुभाषावाद। नेक्स्ट है कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन चलाने वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री है, ऑप्शन बी है वास्तविक सामग्री रियलिया है, ऑप्शन सी है वास्तविक वस्तुएं हैं और ऑप्शन डी है कि प्रदत्त कार्य हैं।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक सामग्री। कक्षा 2 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा है कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशुओं को और वाहन चलाने वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने वास्तविक सामग्री हैं। व्याख्या भी है कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से भी उनकी वास्तविक सामग्री रियलियां हैं। वास्तविक सामग्री माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझाता भी है और सीधे संपर्क में आकर वो सूक्ष्म चिंतन की ओर भी अग्रसर करता है। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की धुन को समझ लेती है, पढ़ लेती है। वे क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए संकेत बनाना, एनकोडिंग। ऑप्शन बी है संकेत खोलना, डिकोडिंग। ऑप्शन सी है अर्थ निर्माण। ऑप्शन डी है अर्थ के लिए पठन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संकेत खोलना यानी कि डिकोडिंग। कक्षा 3 की जो बालिका है वो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की धुन को समझ लेती है यानी कि उसको पढ़ लेती है। तो वे क्या करने का प्रयास कर रही है? वो डिकोडिंग यानी कि संकेत खोलने का प्रयास कर रही है। व्याख्या है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की धुन को समझ लेती है, पढ़ लेती है यानी कि वे संकेत खोलना डिकोडिंग करने का प्रयास कर रही है। डिकोडिंग सीखने के लिए जो बुनियादी आधारभूत कौशल होता है, बच्चों के शब्द पहचानने की वो क्षमता होती है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन से समझ सकता है, वह संकेत खोलना डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीख सकता है। आपको ये बात समझनी होगी कि पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह की जगह छोड़ी है कि बच्चे कीरम कांटे यानी कि क्रैवलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन बी है हाथ आंख समन्वयन। ऑप्शन सी है लेखन विकास और ऑप्शन डी है चित्रकारी सीखना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरंभिक साक्षरता। व्याख्या भी है कि पहली कक्षा की जो टीचर है उनने कक्षा की दीवारों पर जो है कुछ जगहें छोड़ दी जिससे बच्चे उसमें रिक्रॉलिंग यानी कि कीरम कांटे बना सकें, चित्रकारी कर सकें। तो इसको ही हम बच्चों की गतिविधियों को आरंभिक साक्षरता कहेंगे। रिक्रॉलिंग में जो छोटे बच्चे होते हैं वे तो आमतौर पर अपनी जो कलम और पेंसिल है उसको आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं और आड़ी तिरछी रेखा बनाकर लिखने का भी क्या करते हैं? प्रयास। नेक्स्ट है कि अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? ऑप्शन ए है भाषा विकास। ऑप्शन बी है मूल्य विकास। ऑप्शन सी है कल्पनाशीलता और अनुमान। ऑप्शन डी है व्याकरणिक क्षमता का विकास। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरणिक क्षमता का विकास। अधिगम के जो शुरुआती वर्ष होते हैं उसमें तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं उद्देश्य होता है व्याकरणिक क्षमता का विकास करना, जबकि भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता और अनुमान ये सारे होते हैं। व्याख्या भी है कि अधिगम के शुरुआती वर्षों में तुकबंदियों और शिशु गीतों का उद्देश्य नहीं है व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया से क्या आशय है? ऑप्शन ए है कि बच्चों में पठन विकार। ऑप्शन बी है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं समझने में समस्या का सामना करना। ऑप्शन सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों में पठन विकार ही डिसलेक्सिया कहलाता है। बच्चों में पढ़ने से संबंधित दिक्कतें आती हैं उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। व्याख्या भी है कि डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है। डिसग्राफिया में जो बच्चा होता है वो ठीक से लिख नहीं पाता है और डिसकैलकुलिया में उसे गणित में क्या आती है? प्रॉब्लम यानी दिक्कत आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन है कि अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते जाते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका है। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है और अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबिता हो रही है? ऑप्शन ए है पठन निपुणता का विकास। ऑप्शन बी है दक्षता संवर्धन। ऑप्शन सी है पठन का कौशल। ऑप्शन डी है कौशल अंतरण। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल अंतरण। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ती है और कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का हो चुका है विकास। वो अंग्रेजी को अच्छी तरह से पढ़ने लगी है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में जो कौशल अंतरण है वो प्रतिबिंबित हो रहा है।
क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? कौशल अंतरण। व्याख्या भी है कि इस बनी कक्षा 5 में पढ़ती है, कक्षा 3 तक आते हैं तो इसे मातृभाषा में पठन कौशल का हो चुका है विकास, यानी कि उसमें कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो चुका है। कौशल अंतरण मतलब होता है कि किसी विषय, कार्य अथवा जो परिस्थिति होती है उसमें जो अर्जित ज्ञान होता है उसका उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य और दूसरे विषय में सहायता करना, उसे ही कौशल अंतरण कहते हैं। यानी कि कोई अपने विषय, कार्य और परिस्थिति का जो ज्ञान अर्जित किया है वो किसी दूसरे विषय, कार्य अथवा दूसरे विषय में सहायता करती है जब आपकी, तो उसे ही कौशल अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन ए है समग्र भाषा उपागम, ऑप्शन बी है शब्द विधि, ऑप्शन सी है स्वनिम उपागम, ऑप्शन डी है समग्र वाक्य उपागम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र भाषा उपागम। व्याख्या भी है कि एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के शून्य बुनियादी जो वर्ष होते हैं उसमें बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, सुसुगीतों, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाते हैं। वे भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रही है। समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का होता है तरीका, इससे बच्चों के वाक्यों, शब्दों के संदर्भ में संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ति कीजिए। प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए बहुविकल्पी, ऑप्शन बी है लघु उत्तरी, ऑप्शन सी है पाठ के बाहर एक्स्ट्रा पोलेक्टिव और ऑप्शन डी है खुले अंत वाले प्रश्न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुले अंत वाले प्रश्न। आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये हमारे आएगा खुले अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत। व्याख्या भी है कि यह प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों की जो जवाबी जिज्ञासा होता है उसको बढ़ा देता है और सोचने की भी उन्हें क्या देता है, चुनौती देता है। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वे प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। ये पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए है प्रामाणिक सामग्री, ऑप्शन बी है प्राकृतिक सामग्री, ऑप्शन सी है सृजित की गई सामग्री, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय सामग्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजित की गई सामग्री। व्याख्या भी है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और प्रकृति पर एक अनुच्छेद लिखती है, तो ये पाठ्य सामग्री सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी। सृजित की गई सामग्री क्या होती है? सृजित की गई सामग्री से होता है तात्पर्य कि विद्यार्थी द्वारा जो स्वयं के ज्ञान को अपने विचारों में व्यक्त करना, जो विद्यार्थी द्वारा अपना स्वयं का ज्ञान होता है उसको किस में व्यक्त करना? अपने विचारों में। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम को इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रदत्त कार्य, ऑप्शन बी है समूह कार्य, ऑप्शन सी है परियोजना कार्य, ऑप्शन डी है सहपाठी कार्य। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परियोजना कार्य। व्याख्या भी है कि कक्षा 5 के जो विद्यार्थी थे उनको 5 के समूह में बांटा गया था और अपने इंटरेस्ट का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह के थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को हम परियोजना कार्य कहेंगे। परियोजना कार्य उन गतिविधियों की श्रृंखला होती है जो छात्रों को उनकी जो क्षमताएं होती हैं, जो रुचियां, व्यक्तिगत अनुभव और दृष्टिकोण का उपयोग करना, अध्ययन करने की अनुमति देता है। परियोजना कार्य शिक्षक की मार्गदर्शन और निगरानी में किया जाता है। परियोजना कार्य कहाँ किया जाता है? शिक्षक के मार्गदर्शन और निगरानी में। नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताना है। ऑप्शन ए है भाषा सम्मेलन, ऑप्शन बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी है भाषा संगम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाषा संगम। व्याख्या भी है कि विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को सम्मानित करने वाले भारत सरकार का कार्यक्रम का नाम भाषा संगम है।
ये भाषा संगम पहले स्कूली छात्रों को उनकी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं सीखने के लिए जो बुनियादी बातचीत कौशल है वो प्रदान करेगी। साथ ही छात्रों को देश की अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य को हाल ही में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिसाल संगम नाम का एक पहल शुरू की। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2018 में की गई थी। तो हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 1 to 5 का था 1 फरवरी 2023 को हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ लेते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए और हमारे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट महा मैराथन के नाम से, उसको देख डालिए। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में और नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।